Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I hope that you are fine. I am here with you with the ninth lecture of data structures and algorithms course, and this lecture is the fourth lecture of mathematical preliminaries series. इससे पहले हम इसके 3 लेक्चर जो है वो देख चुके हुए हैं. आज ये चौथा और आखिरी लेक्चर है. इसमें हम जो है ये हम इन कॉन्सेप्ट्स को जो है कंक्लूड करेंगे. और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ द मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक्स. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China, and currently I am working as lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. तो थोड़ा सा बता दूँ कि बस का हमें ज़रूरत पड़ती है. जैसे लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे जो पार्ट 3 था इस सीरीज़ का, उसमें हमने ये देखा था कि हम क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं. तो हमने उसमें ये नहीं देखा था कि उसको वैलिडेट किया था. तो इस लेक्चर में हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिसकी वजह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को जो एक्सप्रेशन है इनको वैलिडेट कर सकते हैं या इनको प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. ओके, तो हमने इसमें देखना है कि हमारे पास व्हाट आर मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक्स. तो उसमें यह है कि सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम्स हैव 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. पहला पार्ट उसका हो जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन विच यू एनालाइज व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. तो वो आप उसको देखते हैं सबसे पहले. सेकंड फेज इन्वेस्टिगेशन के फेज में आप एक सोल्यूशन प्रपोज करते हैं इस प्रॉब्लम का कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. तो आर्गूमेंट में जब उस सोल्यूशन को आप कुछ आर्गूमेंट्स देते हैं कि ये सोल्यूशन जो आपने प्रपोज किया ये वैलिड क्यों है, वाइट इज़ अ वैलिड सोल्यूशन, तो वो आप उसमें जो है वो उसको करते हैं. तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं. कि पहली चीज़ ये है कि इन्वेस्टिगेशन फेज में जब आप सोल्यूशन बना लेंगे, अगर आपने अच्छी तरह से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया तो आपको उसके लिए उस सोल्यूशन के लिए उसका आर्गूमेंट देना आपके लिए आसान होगा. To solve the problem, you must investigate successfully. That means engaging the problem and working through until you find a solution. And the argument phase involves good technical writing skills, the ability to make a clear and logical argument. तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब तक आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा कि what is this problem, until you cannot find a solution. Once you have find a solution by working through the problem, so you should have the ability to make clear and logical argument, ताकि जो है वो आप लोगों को समझा सकें कि जो सोल्यूशन आपने प्रपोज किया ये क्यों वैलिड है और ये आपने इसमें जो है वो करना है. ये जो है वो हम मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और उसमें जो है वो 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द डिडक्शन और डायरेक्ट प्रूफ. द सेकेंड वन इज़ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एंड थर्ड वन इज़ द प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. ये तीनों टेक्निक्स जो हैं ये कॉमनली यूज़ होती हैं और इनके थोड़ा सा अपना एक सिनेरियो है, इनके डिफरेंट यूज़ केसेस हैं कि आप इनको कब यूज़ कर सकते हैं. तो हम ये साथ साथ इनको भी डिस्कस करेंगे कि इनके यूज़ केसेस जो है वो कौन कौन से हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिडक्शन और डायरेक्ट प्रूफ. इन जनरल अ डायरेक्ट प्रूफ इज़ जस्ट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. सिंपली ये है कि आपने सिर्फ ये कहना है कि some event is happening because of some reason, तो उसकी कोई ना कोई अपनी जस्टिफिकेशन जो है वो देनी है. A direct proof is sometimes referred to as an argument by deduction. तो आपने सिंपली जो है वो एक आर्गूमेंट देना इन टर्म्स ऑफ लॉजिक. वो चीज़ क्या होगी कि सिंपली उसको एक्सप्लेन करना इजी है बिकॉज के लॉजिकल एक आर्गूमेंट है. उसमें जैसे आपने डिस्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि जैसे आप इस तरह से लिखते हैं कि P implies Q. सो या आप उसको दूसरे लफ्ज़ों में आपसे कह सकते हैं इफ़ P then Q. तो इसका मतलब है कि अगर P हो रहा है, P is true then Q is also true. If P is false then Q is false. तो अगर आप P and Q को रिप्लेस करते हैं with some expression, तो सपोज आप कह देते हैं कि P को आप कह देते हैं कि P आपके पास है is cloudy and then Q is rain. तो आप इस तरह कर देंगे कि इसको इस तरह लिखेंगे if cloudy then rain.
सो इट्स क्लियरली अ लॉजिकल आर्गूमेंट। इसकी कोई फर्दर इससे ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स है। तो इसको सिंपली हम इसी फॉर्म में जो है वो हम इसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू प्रूव दैट P एंड Q आर इक्वलेंट का मतलब ये होगा कि ये इम्प्लाइज है सिर्फ, दिस इज इम्प्लीकेशन, दिस ओनली इम्प्लीकेशन फ्रॉम P टू Q। ज़रूरी नहीं है कि Q टू P जो इम्प्लीकेशन है वो भी ट्रू हो। तो उसके लिए आपको सेपरेटली जो है वो प्रूव करना पड़ेगा कि Q आल्सो इम्प्लाइज P, इस तरह से भी लिखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि P इज़ इक्वलेंट टू Q। दिस इज एक्चुअली बाई डायरेक्शनल एरर, दिस इज जस्ट एरर फ्रॉम P टू Q which actually says P implies Q, but this is different। ये हमने देखा था कि इसका मतलब है कि if and only if। ये हमने लास्ट जो एक हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसको देखा था। तो इसका मतलब है कि if P implies Q then Q also implies P। तो ये दोनों डायरेक्शन में जो है इम्प्लीकेशन जो है ये होती है। ओके, तो दिस वाज द डिडक्शन और डायरेक्ट प्रूफ। तो आप उसमें इस तरह की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देते हैं एंड दैट्स इनफ। नेक्स्ट हमने एक टेक्निक डिस्कस करनी है विच इज़ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। और पर्सनली मैं इसको जो है वो बहुत आई लाइक दिस बिकॉज इसमें बड़े इंटरेस्टिंगली आप जो है वो जो अपना लॉजिकल आर्गूमेंट है बड़े इंटरेस्टिंग वे में देते हैं। करना इसमें क्या होता है कि द सिंपलेस्ट वे टू डिसअप्रूव अ थ्योरम और स्टेटमेंट इज टू फाइंड अ काउंटर एग्जांपल टू द थ्योरम। तो हमने ये करना होता है कि हम उसकी कोई ना कोई हम एक उसकी काउंटर एग्जांपल जो है वो हम देते हैं, तो वो जो कि बिल्कुल थ्योरम से ऑपोजिट होती है। एंड देन टू प्रूव अ थ्योरम बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी फर्स्ट अज्यूम दैट थ्योरम इज़ फॉल्स। तो हम उसकी उल्ट बिल्कुल हम कहेंगे, हम उसका बिल्कुल एक नेगेटिव फॉर्म में कहेंगे कि हम उसमें जो आर्गूमेंट है वो हमारा बिल्कुल उससे उल्ट होगा। तो नेक्स्ट फिर हमने उसमें क्या करना है, वो देन फाइंड अ लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन स्टेमिंग फ्रॉम दिस असम्पशन। तो हमने ये करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारी जो असम्पशन थी दैट इज़ करेक्ट। तो अगर वो एग्जाम्पशन करेक्ट है, इफ़ द लॉजिक यूज टू फाइंड द कॉन्ट्राडिक्शन इज करेक्ट, and then the only way to resolve the contradiction is to recognize that assumption that a theorem is false must be false। तो अगर contradiction correct है तो इसका मतलब है कि जो हमारा थ्योरम है वो हमारा जो है वो correct है, और उसको जो है वो हम उसको जो है वो प्रूव कर देंगे कि दिस इज़ करेक्ट। जैसे मैं उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मे बी आप लोगों ने साइंस की बुक में पढ़ा होगा। इस साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो स्पेस है, जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के ऊपर जो सारा एरिया है, दैट इज़ एक्चुअली फिल्ड बाय सम मटेरियल, जिस बिल्कुल इस तरह जैसे वाटर की तरह कोई मटेरियल है, उसको वो ईथर कहते थे, उसे कि ईथर से फिल हुआ हुआ। ये एक पुरानी लोगों की ज़माने से लोगों के ज़हन में एक बात थी कि जो स्पेस है उसमें वो जो जितने भी स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, दे आर एक्चुअली फ्लोटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड, उसमें फ्लोट कर रहे हैं। तो उसका फिर साइंटिस्ट ने कैसे उसका हल निकाला कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और उन्होंने कहा कि जी इफ़ मतलब वाकई ऐसे है तो हम इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में वो इस तरह से आने चाहिए। कोई उन्होंने एक जो है वो उन्होंने कुछ पैरामीटर जो है सेट किए। तो हुआ एक्चुअली क्या है कि उसके जो रिजल्ट्स थे बिल्कुल ऑपोजिट आए। तो उन्होंने फिर कंक्लूड किया कि देयर इज नो ईथर, इस स्पेस जस्ट अ स्पेस, सिंपल स्पेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, किसी तरह का कोई लिक्विड वगैरह इसके अंदर जो है वो नहीं है। तो एक्चुअली वो क्या था कि एक काउंटर उन्होंने उसको प्रूफ किया और उसको फिर जो है उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि देयर इज़ नो ईथर, नो लिक्विड इन द स्पेस, स्पेस इज जस्ट एम्प्टी, देयर इज़ नथिंग देयर। तो एक एग्जांपल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए। ओके, तो अगर ये जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन ट्रू है तो देन इस मीन दैट थ्योरम मस्ट बी ट्रू। हम उसको जो है वो वैलिडेट एंड देन एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। एग्जांपल ये कहती है कि देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर। तो उसमें इसका कहने का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट है। तो ऐसी बात नहीं है, वट एवर योर नंबर यू आर कंसिडरिंग इट्स ओके।
तो यही नंबर है, इससे ऊपर जो है वो नंबर जो है वो नहीं है। तो हम इसका प्रूफ जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, और उसमें हम एक कंट्रारी एक एग्जाम्पशन लेते हैं। अस्यूम दैट देयर इज़ अ लार्जेस्ट इंटीजर कॉल्ड बी फॉर बिगेस्ट। तो ये हमारे थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये उसके कॉन्ट्राडिक्ट है। हमने इसका है कि हमारा है एक देयर इज़ अ लार्जेस्ट इंटीजर, जिसको हमने बी कह दिया। अब हमने इसको क्या करना है कि स्टेप 2 में हमने करना है कि शो दिस असम्पशन लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। और वो हम कैसे करेंगे कि हम ये कंसीडर करते हैं देयर इज़ अनदर नंबर विच इज़ सी, एंड सी इज़ द सम ऑफ टू इंटीजर p प्लस 1 पे पता है आपको कि ये b एक इंटीजर है और b भी इंटीजर है, b इज द लार्जेस्ट इंटीजर। तो हमने क्या किया है कि एंड दिस इज एक्चुअली वैलिड स्टेटमेंट कि c इज इक्वल टू p प्लस 1। तो सिंपली हमने क्या किया है कि वो जो नंबर है जो हमारा एक लार्जेस्ट अज्यूम किया था हमने कि दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। सो c इज़ एन इंटीजर बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो उसमें क्या है कि ये अगर हम इसको स्टेटमेंट को अगर हम ट्रू मानते हैं तो इसका मतलब जो है वो ये है कि ये जो है c इज़ ग्रेटर देन b। ऑफ कोर्स c ग्रेटर देन b होगा क्योंकि जो है वो c इज़ एक्चुअली वन नंबर ग्रेटर देन b। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, विच मीन्स दैट b इज़ नॉट द लार्जेस्ट इंटीजर आफ्टर ऑल। Thus we have reached a contradiction that only flaw in our reasoning is the initial assumption that the theorem is false। तो हमने इसको कहा कि ये थ्योरम फॉल्स है। तो ये देयर इज़ लार्जेस्ट इंटीजर, अगर इसको हम फॉल्स कंसिडर करते हैं, इसको नेगेट करते हैं, तो उसका मतलब है देयर इज़ अ लार्जेस्ट इंटीजर जिससे बड़ा नंबर कोई भी नहीं है। दैट व्हाट वी मीन टू से। थ्योरम ये कह रहे हैं कि देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर। उसका कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर हम इस थ्योरम को ट्रू फॉल्स मान लें तो इसका मतलब है कि b इज़ द लार्जेस्ट नंबर और इससे बड़ा नंबर कोई भी नहीं। बट द थ्योरम इज सेइंग दैट कि b इज़ नॉट द लार्जेस्ट इंटीजर, दे कैन बी इंटीजर्स विच आर लार्जेस्ट दैन b। वो हमने प्रूव कर दिया कि यस देयर इज़ एन इंटीजर विच इज़ c विच इज़ ग्रेटर दैन b। तो इसका मतलब है कि जो हमारा थ्योरम है दिस इज़ करेक्ट। तो हमने इसमें जूम कैसे किया था कि यस देयर इज़ एन, इनिशियली हमने इसको कहा था कि यस देयर इज़ बी, लेकिन फिर हमने इसके कंट्ररी कैसे प्रूव किया कि हमने एक और इंटीजर लिया विच इज़ सी, और हमने प्रूव किया कि जो सी है वो बी से भी बड़ा है। तो इट्स मीन दैट सी इज नॉट लार्जेस्ट, कि सी से भी बड़े नंबर हो सकते हैं। सो दिस इज द थ्योरम, और हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। दस वी कंक्लूड दैट थ्योरम इज करेक्ट। तो ये हमारी कंक्लूजन जो है वो आगे। तो इस तरह से हमने जो है वो इस थ्योरम को जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन से हमने प्रूव कर लिया। ओके, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, विच इज़ की प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी यूज टू प्रूफ अ वाइड वैरायटी ऑफ थ्योरम्स। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन आल्सो प्रोवाइड्स अ यूजफुल way to think about algorithm design because it encourages you to think about solving a problem by building up from simple sub problems। तो ये जो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली थोड़ा सा हम आगे चल के भी इसको डिस्कस करेंगे। रिकर्जन से मिलता जुलता, जैसे हमने रिकर्जन लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स वेरी सिमिलर टू द रिकर्जन। ओके, इंडक्शन कैन हेल्प टू प्रूव दैट अ रिकर्सिव फंक्शन प्रोड्यूसेस द करेक्ट रिजल्ट। ये भी डिस्टेंस हम तो हम एक छोटा सा इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो हम कोई भी प्रूफ जो है वो कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें हम कहते हैं कि लेट थ्योरम, दिस इज जस्ट एन एब्रीविएशन ऑफ थ्योरम, बी अ थ्योरम टू प्रूव एन एक्सप्रेस थ्योरम इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर पैरामीटर which is n। Mathematical induction states that theorem is true for any value of parameter n for n greater than or equal to c, with c is the sum constant if the following two conditions are true। उसमें क्या होगा कि इसमें एक बेस केस होगा। बेस केस में हमने क्या कह रहा है कि थ्योरम होल्ड्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू c, एंड उसमें हमने जो उसका इंडक्शन स्टेप है वो क्या है कि इसमें हमने क्या है कि इफ़ थ्योरम इज होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू c and the theorem holds for n minus 1 then the theorem holds for n। तो इसमें ये क्या है कि एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं
कि हमने पहले कहा है कि n इज इक्वल टू c विच इज़ ट्रू। तो अगर ये ट्रू है और फिर उसके बाद ये कि हमने ये देखा कि n-1 के लिए अगर ये ट्रू है तो ये n के लिए भी ट्रू है। अच्छा, इसमें जो है ये जो इंडक्शन स्टेप है इसको हम जो है वो कहते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। दिस इज़ आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस, और ये वो चीज़ है जो कि ट्रू होती है। दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। ये जो है ये फॉल्स जो है वो नहीं होगी, दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो फिर हमारा ये इंडक्शन का जो स्टेप है दिस इज़ वैलिड, अदरवाइज दिस इज़ नॉट वैलिड। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इस इंडक्शन हाइपोथेसिस का है, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। ये कभी भी ये फॉल्स नहीं होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर हमारा ये जो सारा जो इंडक्शन का प्रोसेस है दिस इज़ फॉल्स। ओके, तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ ये डिस्कस किया था कि हम रिकर्शन को और इंडक्शन ये मिलते जुलते कंसेप्ट हैं। रिकर्शन आपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन जो है वो ख़ुद को कॉल करता है, सेल्फ कॉलिंग उस फंक्शन के अंदर जो है वो होती है। तो उसमें क्या होता है कि द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अंटिल इट रीचेस टू बेस केस, और फिर वहाँ से जो है फिर इसकी वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिकर्जन एंड इंडक्शन दे हैव मैनी सिमिलरिटीज, बोथ आर एंकर्ड ऑन वन और मोर बेस केसेस। तो अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इंडक्शन के लिए सबसे पहले क्या होगा कि इसमें एक बेस केस होगा, हम उसको ट्रू प्रूफ करेंगे कि दैट इज़ ट्रू। एंड अ रिकर्सिव फंक्शन रिलाइज ऑन द एबिलिटी टू कॉल इटसेल्फ टू गेट द आंसर फ्रॉम स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो रिकर्जन में हमने देखा था कि हर स्टेप में क्या होता जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो एक सिंपलर सोल्यूशन की तरफ जाती है until it reaches to the base case। तो बेस केस से फिर वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। लाइकवाइज इंडक्शन प्रूफ्स रिलाई ऑन द ट्रूथ ऑफ द इंडक्शन हाइपोथेसिस टू प्रूव द थ्योरम। तो हमने देखा था कि हमारे पास एक इंडक्शन हाइपोथेसिस होगा जो कि बेसिकली एक सिंपलर सोल्यूशन होगा। अगर वो ट्रू है तो इसका मतलब है कि पूरा इंडक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज़ वैलिड। द इंडक्शन हाइपोथेसिस डज नॉट कम आउट ऑफ द थिन एयर। It is true if and only if the theorem itself is true and therefore is reliable within the proof context। तो इसमें ये है कि ये नहीं है कि ये जो है ये हमने ऐसे कह दिया कि दिस इज इंडक्शन हाइपोथेसिस दैट्स इट, वो ऑलरेडी ट्रू होता है। तो ये सिर्फ इसमें ये होता है कि जो भी हम ले रहे होते हैं दैट इज़ द वन स्टेप बिलो, उससे जो है वो लोअर एक होता है, उससे सिंपलर सोल्यूशन होता है। तो अगर वो ट्रू है तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो है वो जो पूरा इंडक्शन का प्रोसेस है दैट इज़ वैलिड। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। यूजिंग द इंडक्शन हाइपोथेसिस इट टू वर्क्स इज़ एग्जैक्टली द सेम एज यूजिंग ए रिकर्सिव कॉल टू डू वर्क। तो रिकर्सिव कॉल में भी होता था कि हम जो है वो सिंपलर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं अंटिल वी रीच द बेस केस। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस में भी ये कि हम एक बैकवर्ड जाते हैं टू मोर सिंपलर सोल्यूशन ताकि हम अपनी जो थ्योरम है उसको हम प्रूव कर सकें। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। ये थोड़ी सी डिटेल एग्जांपल है, इसको हम जो है वो देखते हैं। इसमें इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हमने ये एक जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फर्स्ट एंड जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम जो है वो ये है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये हमने बड़ी डिटेल से एग्जांपल की थी। दिस इज़ अ क्लोज फॉर्म सोल्यूशन। तो हमने इसको हमने प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैंने जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि वी डोंट नो कि ये कैसे आए हैं। तो लेकिन ये है कि हम इस चीज़ पे नहीं हम आए कि कैसे आए हैं, हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लेट प्रूफ दिस एक्सप्रेशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हमने करना है कि हमने बेस केस चेक करना है। बेस केस में क्या होगा कि वी टेक n इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसके सिंपली क्या करेंगे कि n की जगह पर 1 पुट करते हैं तो ये हमारा जो सम है दैट कम्स आउट टू बी 1 बिकॉज दिस इज जस्ट वन नंबर। तो ऑफ कोर्स इसका जो सम होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस फार्मूला इज़ करेक्ट फॉर द बेस केस। तो यहाँ तक हमने जो है वो हमने इसको जो है वो देख लिया।
अब हमने अगले स्टेप की तरफ जाना है विच इज़ द इंडक्शन हाइपोथेसिस, और उसमें हमने ये करना है कि हमने n लिया ना, n इज इक्वल टू 1 लिया विच इज़ द बेस केस। अब हम क्या करेंगे कि हम एक स्टेप इसके पीछे जाएंगे और हम कहेंगे कि ये n-1 के लिए भी ये जो थ्योरम है ये करेक्ट है। तो अब हमने अपने यहाँ पे देखें फ़र्क सिर्फ क्या है कि इधर हमने सिर्फ क्या किया है कि n की जगह पे n-1 ले लिया। यहाँ पे जो हमारी समीशन है दैट इज़ फ्रॉम 1 to n-1। तो अब n तक नहीं जा रही है, दिस इज़ फ्रॉम n-1 और यहाँ पे वही है i। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 आ गया, इधर भी n है यहाँ पे भी n-1 आ गया। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारी जो है दिस इज़ आवर, हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ये आती है बिकॉज दिस वन विल बी कैंसिल बाय दिस वन। तो यहाँ पे n आ गया एंड दिस इज़ n-1। तो अब ये हमारा जो इंडक्शन हाइपोथेसिस का जो स्टेप है ये भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट लाइन में इसको, और इसमें अब हमने क्या करना है, यूज़ द assumption फ्रॉम द इंडक्शन हाइपोथेसिस फॉर n-1 टू शो दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n। तो अगर ये n-1 के लिए ट्रू है तो फिर ये n के लिए भी ट्रू होगा। द इंडक्शन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट, जो है उसने ये कहा कि जो n-1 है उसका जो सम है दैट इज़ n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। तो उसमें क्या है कि ये हमें ये पता है कि हमें जो है वो अगर हम इस तरह से लेते हैं कि सम लेते हैं, सम ऑफ n इंटीजर्स लेते हैं, तो वो क्या होगा कि वो n-1 इंटीजर्स का सम प्लस n होगा। सपोज़ कि अगर आप ये यहाँ पे n इसका 10 लेते हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी हमने फर्स्ट 10 इंटीजर्स का सम लेना है, तो इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट 9 इंटीजर्स का सम लें, सॉरी अगर तो इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स हैं इसी से रेलिवेंट आपकी बुक में, तो इनको जो है वो इनको आप देख सकते हैं। उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो इंडक्शन के ज़रिए जो है वो उसमें प्रूफ किया गया। ये थोड़े से आपके वर्किंग आपकी हो जाएगी क्योंकि उसका प्रूफ ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इन एग्जाम्पल से मिल जाएगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द आवर फाइनल टॉपिक विच इज़ द एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन जो है इसका मतलब क्या है कि सम टाइम आपको कोई भी कॉस्ट या कोई भी चीज़ जो है वो एस्टिमेट करनी पड़ती है। दिस इज जस्ट अ रफ एस्टिमेट, इट्स नॉट वेरी 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 यू कैन से इट्स नॉट लाइक
क्या बिल्कुल आप बता रहे हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स ले रहे हैं, यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग। और अगर आपने प्रोसेस सही फॉलो किया तो जो आपका एस्टिमेट है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के बहुत क्लोज होगा। Okay, one of the most useful life skills that you can gain from your computer science training is the ability to perform quick estimates। हम यहाँ पे बात करें क्विक एस्टिमेट्स की। इनको जो है वो क्या देते हैं, समटाइम्स दीज आर नोन एज द बैक ऑफ अ नैपकिन और बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। तो इसका मतलब ये है कि आप रफ सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप कोई इसमें कोई बहुत सीरियसली कोई फिगर्स जो है उसको नहीं ले रहे हैं, जस्ट एक एस्टिमेट कर रहे हैं, सिर्फ एक गेस कर रहे हैं कि जो भी चीज़ है इसकी क्या वैल्यू हो सकती है या ये इसका एस्टिमेट जो है वो क्या हो सकता है। ओके, बोथ निकनेम्स सजेस्ट दैट ओनली अ रफ एस्टिमेट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जिस तरह से अभी मैंने कहा था कि रफ एस्टिमेट होगा, इट विल नॉट बी 100% एक्यूरेट, बट इट शुड बी वेरी क्लोज टू दी एक्चुअल जो भी है वो एक्चुअल जो एस्टिमेट है उसके बहुत क्लोज होना चाहिए। एस्टिमेशन कैन बी फॉर्मलाइज्ड बाय द फॉलोइंग 3 स्टेप प्रोसेस। उसमें पहले स्टेप में आपने करना है कि डिटरमिन द मेजर पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये है कि ये भी एक प्रोसेस है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली आई थिंक दैट कि ये जो एस्टिमेशन का प्रोसेस है ये इसकी जो टेक्निक है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन जो है वो सेम मेथड को यूज़ करे। जो डिफरेंट जो पर्सन हैं उनका जो एस्टिमेशन का जो टेक्निक है या उनका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो बहरहाल हम इसको एक जनरलाइज हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि यू हैव टू डिटरमिन द मेजर पैरामीटर्स, इन द सेकंड स्टेप derive an equation that relates the parameters to the problem, and finally select values for the parameters and apply the equation to yield an estimated solution। तो ये जस्ट एक थ्री स्टेप प्रोसेस है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम इस प्रोसेस को समझ सकें कि एक्चुअली प्रोसेस ये है क्या। ओके, तो ये आपकी बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल 2.18। तो उसमें हमने ये देखना है कि जस्ट एक एस्टिमेट करना है कि हाउ मेनी लाइब्रेरी बुक केसेस डज इट टेक टू स्टोर बुक्स कंटेनिंग 1 मिलियन पेज। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि एक ही बुक होगी जिसके 1 मिलियन पेजेस होंगे, दे कैन बी मल्टीपल बुक्स, और उसके जो है वो 1 मिलियन पेजेस जो है कलेक्टिवली उनके जो 1 मिलियन पेजेस हैं। सो फॉर एग्जांपल अ 500 बुक पेज बुक रिक्वायर्स 1 इंच ऑन दी लाइब्रेरी शेल्फ। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये 500 बुक जो है 500 पेजेस की जो बुक है उसमें जो है वो 1 इंच ही हो सकता है। एक तरीक़ाकार ये है कि आप हर पेज की थिकनेस लें और आप उसको मल्टीप्लाई करें बाय 500, तो आपके पास उसकी एग्जैक्ट थिकनेस जो है वो आ जाएगी। बट दिस इज़ अगेन इस वेरी अगेन हम तो रफ एस्टिमेट की बात कर रहे थे, इतनी एक्यूरेसी में जाने की ज़रूरत जो है वो हमें नहीं है। हम सिर्फ सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसी बुक है, तो यहाँ पे जो ऑथर था जो हमारी टेक्स्ट बुक है, मे बी उसके पास एक ऐसी बुक थी जिसके 500 पेजेस थे, तो उसने उसकी जस्ट उसने पकड़ा और उसकी थिकनेस उसने मेजर की, तो उसने कहा जी कि 500 पेजेस की जो बुक है उसकी थिकनेस जो है वो 1 इंच होगी। अच्छा, अब इसमें फर्दर इसके अंदर इम्प्लीकेशंस क्या आ सकती हैं कि ये हो सकता है कि बुक जो पेजेस हैं उनकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है, इन एक पेज की थिकनेस डिफरेंट हो सकती है, उससे जो पूरी बुक की थिकनेस पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप लो थिकनेस कम थिकनेस का पेपर यूज़ करते हैं तो बुक की जो 500 पेजेस हैं उनकी थिकनेस भी कम हो जाएगी। अगर पेपर जो है वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है तो फिर उससे क्या होगा कि उससे बुक की थिकनेस में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जस्ट दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, तो इसलिए इतनी क्रिप्टिक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अज्यूम दैट कि 500 पेजेस की जो बुक है उसकी थिकनेस 1 इंच होती है, और 1 मिलियन पेजेस अगर आप देखें तो उसके लिए जो है वो सिंपली क्या करना है कि 200 फीट जो है वो हमें शेल्फ स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अब ये किस तरह से है, अगेन दिस इज़ द बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, कि आप सिर्फ एक पेपर लें, छोटा सा रफ सा पेपर लें और उसके ऊपर आप इजीली जो है वो ये कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि यही एग्जैक्ट आपका जो है वो आंसर आएगा। इफ़ अ शेल्फ इज़ 4 फीट वाइड दैन 50 शेल्फ्स आर रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है कि बुक केस अगर आपने देखा है तो उसमें शेल्फ्स होती हैं। जब लाइब्रेरी में अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या होगा कि उसमें
शेल्फ होंगी और उन शेल्फ से मिल के जो है वो उसमें जो है वो हमें बुक्स हम उसके अंदर जो है रखते हैं। तो अगर एक शेल्फ की जो लंबाई है वो 4 फीट है तो हमें 50 शेल्फ जो है वो चाहिए होंगी। इफ़ अ बुक केस कंटेन 5 शेल्फ दिस यील्ड्स अबाउट 10 लाइब्रेरी बुक केसेस। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो 10 लाइब्रेरी बुक केसेस, अगर उसमें 5 शेल्फ हैं तो 10 लाइब्रेरी बुक केस चाहिए। अगर 10 सपोज के अगर उसमें 10 शेल्फ हैं तो हमें फिर 5 चाहिए। इस तरह से हो सकता है। तो ऑथर ने इस अपनी जो ये जो एस्टिमेशन है तो उसमें डिस्क्राइब किया कि उसने खुद जाके लाइब्रेरी में तो उसने अपने इस एस्टिमेट को चेक किया तो उसका एस्टिमेट जो है वो 10% वेरिएशन के साथ जो है वो करेक्ट था। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि प्लस माइनस सिर्फ 10% का जो है वो फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो उसमें नहीं है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वेरी गुड एस्टिमेट। तो इस तरह से जो है वो आप इसको एस्टिमेट जो है कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल बना सकते हैं। थोड़ी एग्जांपल जो है आपके रियल लाइफ से भी रिलेटेड जो है वो हो सकती है। तो उसमें क्या हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपके पास आप एक सस्ती कार खरीद सकते हैं और एक एक्सपेंसिव कार जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जो सस्ती कार है उसका ये है कि उसकी जो माइलेज है वो काफ़ी कम है। जैसे यहाँ पे ये बताया कि इस इट मोर इकोनॉमिकल टू बाय अ कार दैट गेट्स 20 माइल्स पर गैलन और अ कार दैट गेट्स 30 माइल्स पर गैलन। तो दोनों की जो फ्यूल एवरेज है उसमें बहुत डिफरेंस है। एक कार की जो फ्यूल एवरेज है 20 माइल्स पर गैलन है, दूसरे की 30 माइल्स है, लेकिन उनके प्राइस में डिफरेंस है कि जो जिस कार की फ्यूल एवरेज बेहतर है उसकी प्राइस जो है वो $3000 जो है वो ज़्यादा है। तो अब इसमें जो है वो आपने एक एस्टिमेट करना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिट जो है वो करेगी, कि आपको जो है वो महंगी कार खरीदना ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा या आप जस्ट एक आप जो है वो एक लो बजट एक लो प्राइस कार ले लें, लेकिन ये होगा कि उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो कम है। तो फ़र्क दोनों की प्राइस का जो है वो $3000 का जो है वो उसका है। ओके, तो उसको देखते हैं कि इसको हम एस्टिमेट जो है वो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द टिपिकल कार इज ड्रिवन अबाउट 12,000 माइल्स पर ईयर, कि वो तकरीबन जो है वो 12,000 माइल एक साल में जो है ट्रैवल करती है। इफ़ गैसोलीन कॉस्ट $3 पर गैलन। नॉर्मली यूएस में या जो है वहाँ पे ये होता है कि वो गैलन्स के हिसाब से जो है वो उसको जो है वो उसको देखते हैं जो फ्यूल को है। तो इसलिए उसने यहाँ पे गैलन ही लिए कि $3 जो है वो पर गैलन है। एंड देन द ईयरली गैस बिल इज़ 1800 फॉर लेस एफिशिएंट कार एंड 1200 फॉर मोर एफिशिएंट कार। अब इसमें फ़र्क क्या आएगा कि जो गाड़ी है जिसकी फ्यूल एवरेज कम है तो उसका जो फ्यूल एक्सपेंस है पर मंथ पर ईयर दैट इज़ $1800, और जो एफिशिएंट कार है उसका जो है वो उसकी जो फ्यूल कॉस्ट है दैट इज़ $1200, और दोनों में देखें $600 का जो है वो डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ पर मंथ जो है पर ईयर जो है वो $600 ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे जो आपने थोड़ी सी चीपर कार जो है वो आपने ली है। If we ignore issues such as payback that would be received if we invested $3,000 in a bank, it will take 5 years to make the difference in the price. At this point, the buyer must decide if price is only criterion and 5 years payback time is acceptable. Naturally, a person who drives more will make up the difference more quickly, and changes in gasoline prices will also greatly affect the outcome. तो इसमें आप देखें कि फ़र्क क्या है। अब हमने अगर इसमें हमने देखा है कि अप टू 5 इयर्स, क्योंकि ये दोनों में जो फ्यूल का डिफरेंस है वो क्या है दैट इज़ 600, तो दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है दैट वाज $6,000। तो इसका मतलब है कि अगर हर साल इसी तरह से ये दोनों की प्राइस में जो है वो डिफरेंस रहे तो ये जो प्राइस डिफरेंस है 6 इयर्स में हम इसको जो है वो अचीव कर 5 इयर्स में हम इसको जो है वो अचीव कर लेंगे, बिकॉज 600 × 5 दिस इज़ 3000।
तो इसका मतलब ये है कि 3000 5 ईयर्स के बाद जो है वो उनकी आप जो है वो तकरीबन उनकी जो ओवरऑल जो फ्यूल कॉस्ट प्लस कार की कॉस्ट वो सेम ही हो जाएगी, क्योंकि आपने जो गाड़ी ली है, जो सस्ती गाड़ी ली है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही है, जो एक्सपेंसिव कार ली है वो कम फ्यूल कंज्यूम कर रही है। तो लेकिन इससे क्या होगा कि उसमें फ़र्क ये होगा कि आपकी 5 ईयर्स के बाद दोनों बिल्कुल एक सेम स्टेट पे खड़ी होंगी। और उसके बाद जो है वो क्या होगा कि जो आप जो आपकी एक्सपेंसिव कार है, क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट है, तो वो आपको जो है वो पे बैक देना शुरू कर देगी। पे बैक देने का मतलब ये है कि अब आप प्रॉफिट पे जाना शुरू हो जाएंगे, अब आपकी बचत जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर्स में आपकी कोई ख़ास सेविंग जो है वो उसमें नहीं होगी। मे बी थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो या इस तरह के फैक्टर्स हों, लेकिन अगर हम उनको कंसिडर ना करें और सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट को देखें तो फर्स्ट 5 ईयर्स में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आफ्टर 5 ईयर्स जो आपकी एक्सपेंसिव कार है वो आपको पे बैक करना शुरू कर देगी, और उसमें क्या होगा कि आपको पर ईयर जो है वो $600 जो है वो आपको फ्यूल के कॉस्ट में जो है वो सेविंग हो रही होगी। अच्छा, इसी तरह से एक एग्जांपल और करते हैं। टिपिकली ये एग्जांपल मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि अक्सर मुझे इस तरह की कैलकुलेशन जो हैं वो करना पड़ती हैं। when at the supermarket doing the week shopping, can you estimate about how much you will have to pay at the checkout? तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं और वहाँ पे आप घर से जब निकलते हैं तो आइटम्स की लिस्ट बना के निकलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आप मार्केट में एक्चुअली जब अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप एक्स्ट्रा जो है वो परचेज जो है वो कर लेते हैं। और अक्सर इस तरह से होता है कि जो आप पैसे घर से लेके गए होते हैं तो आपको ये भी ख्याल रखना होता है कि जो जब आप चेकआउट करेंगे तो वो पे भी करने हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि साथ साथ जो आप एक रफ एस्टिमेट जो है वो करते हैं। तो उसका तरीक़ेकार जो ये है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जब भी कोई आइटम आप लें तो उसकी प्राइस को आप जो है वो उसको राउंड ऑफ कर लें। जैसे हमने पढ़ा था कि आप उसकी सीलिंग जो है वो ले लें, जो नेक्स्ट कंप्लीट फिगर है उसको जो है वो ले लें। फॉर एग्जांपल टिपिकली मैं इस तरह से करता हूँ कि अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल वो 480 की है, तो इंस्टेड ऑफ 480 आई जस्ट कंसिडर दिस प्राइस इज़ 500। और अगर कोई चीज़ जो 520 की है तो आई जस्ट टेक इट 500। तो वो थोड़ा बैलेंस जो है वो हो जाता है। इस तरह से उसको जो उसकी कैलकुलेशन, उसकी एस्टिमेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। ऑल दिस कैलकुलेशन आर जस्ट रनिंग इन योर माइंड, बिकॉज ऐसे नहीं होता कि उस वक्त आपके पास जो है वो कोई जो है वो आपके पास जो है वो कोई पेपर होगा, पेन होगा, कैलकुलेटर होगा जिस पे आप जो है ये सारी कैलकुलेशंस करते रहेंगे। जस्ट ऑल दिस कैलकुलेशन आर रनिंग इन योर माइंड। तो इस तरह से आप उसको करते रहेंगे। और मेरी जो प्रैक्टिस है ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इसकी वजह से आप जो आप ओवर जो शॉपिंग है कि जो ओवर बजट शॉपिंग है वो उससे बचत हो जाती है। तो आप जो है वो अपनी जो शॉपिंग है वो बिल्कुल आप जो है वो अपनी जो प्राइस है, जो आपका बजट है उसके मुताबिक जो है वो आप कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट सिंपल टेक्निक्स। इसमें जो है ये मोस्टली जो हमने डिस्कस की हैं ये आपके रियल लाइफ में भी आपके काम आएंगे। और इसके अलावा जो इसका यूजेज है वो ये है कि आप क्विकली जो है वो क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोग्राम की जो रनिंग कॉस्ट है या उसका एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। तो दैट विल बी जस्ट अ रफ एस्टिमेट, बट इट शुड बी वेरी क्लोज टू द रियल एस्टिमेट। जो रियल कॉस्ट है उसके बहुत क्लोज होना चाहिए। तो इससे आपको जो है वो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो प्रोग्राम बिल्ड करना चाह रहे हैं क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है। Okay. In next lecture, we will start a new chapter, which is chapter number 3 of our textbook, and which is related to the algorithm analysis. तो उसमें हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस पे, एल्गोरिथम परफॉर्मेंस एनालिसिस पे कुछ बात करनी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब चूँकि हमने जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिटेल में देख लिए हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है ये एक अच्छा अब है कि हम अब जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल जो एनालिसिस है रिलेटेड टू द एल्गोरिथम परफॉर्मेंस, हम उसको जो है वो स्टार्ट करें। सो if you have any question, you can send me message on WhatsApp, or you can post some questions in Google Classroom,
or you can email me. So till next lecture, we will meet in next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz.